सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक कॉल है कि किसी पर एहसान करो तो उसके शर से डरो। कहते हैं कि एहसान करने वाले शख्स से अपनी ज़ात को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस पर एहसान किया जाता है वही शख्स एक ना एक दिन आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाता है। एक हिकायत है, ज़रा गौर से सुनिएगा। किसी ज़माने में एक शहर में एक बहुत बड़ा आलिम रहता था और वो अपनी रहमदिली की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी था। एक दिन की बात है कि आलिम अपने घोड़े पर सवार होकर किसी दूसरे गांव जा रहा था और उस आलिम को शिकारियों का एक ग्रुप शिकार करता नजर आया। कुछ देर के बाद क्या होता है कि खौफजदा भेड़िया दौड़ता हुआ उस आलिम के पास आया और दरख्वास्त करने लगा कि ए रहमदिल शख्स, मुझे अपने थैले में छुपा ले। शिकारी मेरे पीछे हैं और मैं इस मुसीबत से बच निकला तो उम्र भर तुम्हारा शुक्र गुजारूंगा। आलिम ने सुनकर थैले से कुछ चीज़ें निकाली, भेड़िए को उसमें छुपाया और आगे पीछे वही चीज़ें रख दी। अब इतने में शिकारी भी आ पहुंचे और उन्होंने आलिम से भेड़िए के बारे में पूछा तो आलिम ने भेड़िए की जान बचाने के लिए उन्हें टाल दिया कि उसने भेड़िए को उस तरफ जाते हुए देखा है। शिकारी ये बात सुनकर भेड़िए को ढूंढते हुए उसी तरफ आगे चले गए। अच्छा, अब आलिम थैला उठाए चंद कदम ही चला था कि भेड़िए ने उसे आवाज़ दी, अरे भाई मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। आलिम ने थैला नीचे रख दिया और भेड़िए को बाहर निकाल दिया। अब भेड़िए ने थैले से बाहर आते ही अपने दांतों को कोस कर कहा कि वो शिकारी मेरा पीछा कर रहे थे, तुमने मेरी मदद की, इस पर मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन भूख से मेरी जान निकल रही है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे मरने नहीं देना चाहते तो मुझे इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हें ही खा लूँ। अब ये कहते ही उसने आलिम पर हमला कर दिया। अब आलिम को तो अपनी जान के लाले पड़ गए, वो इधर उधर भाग कर भेड़िए के वार से जान बचाने लगा। अब इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स उसे आता दिखाई दिया। आलिम बूढ़े की तरफ दौड़ा, जिसे परेशान देखकर बूढ़े ने सवाल किया। आलिम ने अटक अटक कर फूली हुई सांसों के साथ बोला कि उस भेड़िए के पीछे शिकारी लगे हुए थे और मैंने इसकी जान बचा ली, मगर अब ये मुझे खाने को दौड़ है। आप मेहरबानी करें, इसे समझाएं कि एहसान करने वाले को धोखा देना बड़ी बुरी बात होती है। इतने में भेड़िया आ गया। अब बूढ़े ने उससे पूछा कि क्यों भाई भेड़िए, तुम इस कदर एहसान फरामोशी कर क्यों रहे हो? भेड़िए ने झूठ बोला। क्या कहा कि कुछ शिकारी मेरा शिकार करना चाहते थे, मैंने इससे मदद मांगी, इस आलिम ने मुझे फ़रोख्त करने के मकसद से मेरे हाथ पांव बांधे, मुझे थैले में ज़बरदस्ती डाल दिया और यहाँ तक कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर ये शिकारियों से काफ़ी देर तक बातें करता रहा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरा दम घुट जाए, मैं बेहोश हो जाऊँ और ये मुझे शहर ले जाकर फ़रोख्त कर दे और रकम कमा ले, लिहाजा मैं इसे क्यों ना खाऊँ। अच्छा, बूढ़े ने भेड़िए से कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हो, ये आलिम तुम्हें इस छोटे से थैले में कैसे बंद कर सकता है? बूढ़ा बड़ा सियाना था, उसने कहा जरा मुझे थैले में घुसकर तो दिखाओ ताकि मैं अंदाजा कर सकूं, यकीन कर सकूं कि तुम सच ही कह रहे हो। भेड़िया झट से थैले में घुस गया। उधर बूढ़े ने तेजी के साथ थैले का मुंह बंद कर दिया और आलिम से बोला कि तुम्हारे पास खंजर है? खंजर। आलिम ने खंजर निकाला तो बूढ़े ने उसे इशारा किया कि भेड़िए पर वार करे। अब आलिम बड़बड़ाया, इससे तो वो मर जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला कि तू इंतहाई देख के वो इतना एहसान फरामोश है, तुझे मारने पर आया हुआ था, लेकिन तुम उसे हलाक करने में हिचकिचा रहे हो। तुम इतने रहमदिल हो। रहमदिल होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ बेवकूफ़ भी हो, रहमत भी हो। एहसान फरामोश को पहचानने के बाद किसी एहसान फरामोश पर, ख़तरनाक पर मज़ीद एहसान नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी की निशानी होती है। फिर बूढ़े ने आलिम के साथ मिलकर भेड़िए को खंजर के वार करके हलाक कर दिया। अब नाज़रीन, बिलाशुबा एहसान फरामोशी करने वाले से हर मुमकिन तरीके से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एहसान फरामोश हसद का मारा हुआ शख्स होता है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करता है और उसको ये एहसास तक नहीं रहता कि वो अपने मोहसिन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारी सियासत की भी सूरत हाल है। यहाँ अपने मोहसिन की गर्दन पर चढ़कर आगे बढ़ने की बहुत सी मिसालें हैं। ताज़ा मामला तो चल रहा है, ज़रा देखिए जहांगीर तरीन साहब का मामला। सियासी जिद्दोजहद में इमरान खान साहब ने तरीन साहब को अपने दिल में जगह दी, पार्टी में बड़ा ओहदा दिया, यहाँ तक कि तरीन साहब नाअहल होने के बाद भी हुकूमती इजलासों में शरीक होते रहे। इतनी इज्जत थी इनकी, इनके मशवरे से काम होते थे, इतनी इज्जत दी गई इनको। अब होना तो ये चाहिए था कि इसके बदले में अपने दोस्त यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को किसी मुश्किल का शिकार ना होने देते और अपने ताल्लुक को देखते हुए कोई ऐसा काम ना करते जिससे ताल्लुक भी टूटता और उनका दोस्त भी मुश्किल में आता। लेकिन उन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी। नतीजा क्या निकला कि चीनी बहरान में उनका भी नाम आ गया।
तहकीकात में वो चीनी बहरान में दूसरों के साथ जिम्मेदार करार दिए गए, जिस पर उनके खिलाफ एहतसाब का जो अमल है वो शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ जी, दोस्त दोस्त ना रहा बल्कि दुश्मनी पर आमादा हो गया। और जैसे इदारों ने चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो तरीन साहब ने इसकी मज़ाहमत के लिए अपना अलग ग्रुप ही बना लिया। फिर तरीन साहब, जो उनका ग्रुप था तरीन ग्रुप, इसने अपनी ही हुकूमत कह लें, अपने वज़ीर आज़म को बाकायदा धमकियाँ देना शुरू कर दी, तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तरीन ग्रुप और हुकूमत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और एक वक्त में ऐसा भी लगा कि तरीन ग्रुप और हुकूमत में मामलात शायद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन फिर एकदम से नज़ीर चौहान वाला मामला होता है, जिसमें क्या होता है जी, तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान जो बनते मामला आते हैं एक बार फिर बिगड़ गए। अच्छा, नज़ीर चौहान वाला मामला वैसे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने सुलझा दिया और नज़ीर चौहान की हुकूमत से, अपनी पार्टी से कह लें कि जो गलत फहमियाँ थीं वो भी दूर हो गई। अब ग्रुप से अलग होकर जहांगीर तरीन साहब के असर से निकलते नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप का भांडा फोड़ दिया और इस ग्रुप से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। और क्या कहा जी कि उन पर शदीद दबाव डाला जाता रहा कि वो पार्टी की बजाय ग्रुप का साथ दें। और खबरें ये भी कि वज़ीर आज़म साहब ने तरीन ग्रुप से निमटने का फैसला कर लिया और अब लग ये रहा है कि हुकूमत तरीन ग्रुप के खिलाफ इन एक्शन भी हो गई है और इसके लिए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की खिदमत ली गई है। अब खबर क्या है कि पंजाब हुकूमत ने अपने नाराज़ साथियों को मनाने के लिए नई स्ट्रैटेजी अपना ली है और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान को तरीन ग्रुप को मनाने के हवाले से अहम जिम्मेदारी दी गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान का तरीन ग्रुप के अरकान से राब्तों का इंकशाफ हुआ है और ज़राए क्या बताते हैं कि जी फ़याज़ुल हसन चौहान ने तरीन ग्रुप के अब्दुल हई जो दस्ती हैं उनको और सरदार खुरम लगारी से रब्ता किया है और चौहान साहब इनसे जल्द मुलाकात भी करेंगे। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब रूठे हुए को मनाने में तो आपको पता है बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े माहिर हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वो तरीन ग्रुप के बाकी साथियों को भी वापसी पर राज़ी कर ही लेंगे और इस तरह जहांगीर तरीन साहब अकेले रह जाएंगे। और हुकूमत क्या चाहती है, यही चाहती है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी पार्टी का नुकसान भी ना हो। अब देखिए इस तरह हुकूमत रूठे हुए को मना पाती है या फिर नहीं मना पाती, एक बड़ा सवाल है। जहांगीर तरीन साहब और हुकूमत के दरमियान इस मैच का फातेह कौन होता है, ये तो थी मुल्क की सियासत की बात। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान को बेफतह के बाद एक मुश्किल मैच दरपेश है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने भी अपनी कौम से एहसान फरामोशी की, कहते हैं ना, हद ही कर देना, वो कर दी। कौम के साथ मरने जीने की बजाय डॉलर्स को तरजीह दी, पैसे को तरजीह दी और डॉलर लेकर भाग गए और मैदान तालिबान के लिए खाली छोड़ गए। अब तालिबान हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रहे हैं और अब अफगानिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है वो कौन सा होगा, ये तालिबान ने बता दिया है कि जी शरई निज़ाम के सिवा कोई दूसरा निज़ाम उन्हें कबूल नहीं होगा। और जो तालिबान के तर्जुमान है सोहेल शाहीन, उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी, वाज़े कर दी कि अफ़गानिस्तान की किसी भी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब ने भी इसी बात की यकीन दहानी कराई थी कि पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान पर कोई यलगार नहीं होगी और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अमरीकी सहाफ़ी को, आपको याद होगा, मुँह तोड़ जवाब भी दिया था। वो क्या जवाब था, ज़रा प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा टीम, तो सुना आपने। अब ज़रा नाज़रीन देखिए कि कहते हैं ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है और दुनिया का दस्तूर है कि जी को जी होती है, यानी कोई आपके साथ अच्छा चले तो आप भी उसके साथ अच्छा ही चलते हैं। ज़्यादातर आप ये कोशिश करेंगे अच्छा चलें, लेकिन कोई आपके साथ बुरा करता है तो फिर आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी यही फार्मूला होता है और यही अप्लाई होता है। अब जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और पाकिस्तान इस बात का अमली सबूत भी दे रहा है, सिर्फ बात नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा है। और वो ऐसे कि वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका को दो टोक अंदाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कभी भी अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देगा और ना ही अमेरिका को अब कोई अड्डे दिए जाएंगे। अब दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने के तालिबान का बयान बहुत खुश आइंद है। अब वक्त है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की तामीर नौ और क़याम अमन के लिए आगे आने और मस्बत तरीके से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ करे, ताउन करे। क्या ये कम है कि अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर तशद्दुद नहीं फैला? अच्छा, तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन साहब ने भी पाकिस्तान को मुस्बत जवाब देते हुए कहा है कि अफ़गान तालिबान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, यानी अफ़गान तालिबान ने TTP से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया
और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करे। और अब अफगान तालिबान भी यकीन दहानी करवा चुके कि उनका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये भारत और अमेरिका ही थे ना जिन्होंने टीटीपी की मदद से अफगान तालिबान का इमेज खराब करने की कोशिश की, उन्हें दहशतगर्द करार दिया। यानी टीटीपी की मदद से एक तीर से दो शिकार किए गए। एक टीटीपी की मदद से पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियां की गई और दूसरा अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि धुंधलाया सच वाज़े हो चुका है, कौन कितने पानी में है ये बात भी वाज़े हो चुकी है। अच्छा, अफगान तालिबान ने एक और बात बड़ी वाज़े कर दी, क्लियर कर दी कि अफगानिस्तान में जमहूरी नहीं बल्कि इस्लामी हुकूमत कायम होगी। सोहेल शाहीन का कहना है कि अफगानिस्तान में अफगानों पर मुश्तमिल जो नई जामे हुकूमत है उसके लिए बातचीत जारी है, लेकिन जामे हुकूमत के फ्रेमवर्क में तमाम अफगान ज़ेरे गौर हैं और मुंतखब किए जाने वाले जो अफगान शख्सियात के नाम हैं उनका भी ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तानी सफ़ीर की हामिद करज़ई अब्दुल्ला से मुलाकातों का जो पस मंज़र है उसमें क्या कहा है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा कि वो कहते हैं अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर सबकी नज़र है। सब अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पे खूरेज़ी हो। सबकी एक ही ख्वाहिश है कि अफगान तालिबान और साबिका हुक्मरान मिल बैठ कर ऐसा कोई सियासी ढांचा तश्कील दें जिसमें सबकी शमूलियत हो और जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ताकि जो मामलात हैं वो मामूल बढ़े तो सही ना। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं और वैसे भी जो अशरफ गनी साहब हैं उन्होंने भी अपने मुफादात के चक्कर में कह लें कि अफगानिस्तान का वाकई बेड़ा गर्क किया, खित्ते का अमन तबाह किया और उसके बाद वहाँ नए सिरे से निज़ाम को बनाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये अपनी कौम को मुश्किल में छोड़कर भागने वाले भगोड़े अशरफ गनी का ज़रा क्लिप तो चलाइएगा। पता नहीं है अशरफ गनी किस दुनिया में रहता है। इसकी फोर्सेस ने तालिबान के आगे बाकायदा आगे घुटने टेक दी और ये उन फोर्सेस पर फख्र कर अशरफ गनी सफाइयाँ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जी वो मुल्क इसलिए छोड़कर भागा क्योंकि वो खूरेज़ी नहीं चाहता था। बड़ा एहसान किया अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के अवाम पर, बहुत ही बड़ा एहसान। क्या कहता है अशरफ गनी कि बहुत जल्दी वो अफगानिस्तान वापस आएगा और अगर उसने अफगानिस्तान वापस आना ही था तो फिर मुल्क छोड़कर भागा ही क्यों भाई। ये वही अशरफ गनी है ना जो पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाता था, आए दिन धमकियाँ देता था, पाकिस्तान को आंखें दिखाता था, अमेरिका और भारत के बल पर इतराता था। लेकिन तालिबान क्या आए, यही गरजने वाला अशरफ गनी भीगी बिल्ली बन गया, भाग गया, फरार हो गया क्योंकि चला हुआ कारतूस है। इसीलिए अब दुनिया की नज़रें अफगान तालिबान पे लगी हुई हैं कि वो लोग जो अफगान तालिबान को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे अब वो भी तालिबान की तरफ बाकायदा देखते हैं, नज़रें जमाए हुए हैं। अच्छा, बरतानवी आर्मी चीफ ये समझते हैं कि इस बार तालिबान का जो रवैया है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, इसीलिए उन्हें एक मौका देना चाहिए। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी फ़ौज के सरबरा का एक इंटरव्यू में कहना है कि आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तालिबान को एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि तालिबान इस बार एक मुनासिब अंदाज में सामने आए। और बरतानवी फ़ौज के सरबरा आलमी बिरादरी को सब्र का मुजाहरा और अपने असाब को काबू में रखने का भी कह रहे हैं और तालिबान को हुकूमत साजी के लिए एक मौका देने की ख्वाहिश का बाकायदा इजहार करें बड़ा क्लियरली। अब नाज़रीन, बिलाशुबा अफगान तालिबान को अपनी जो हुकूमती सलाहियतें हैं उसका मुजाहरा करने का मौका तो मिलना चाहिए क्योंकि अशरफ गनी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बेड़ा गया। अच्छा, शेख रशीद साहब भी अशरफ गनी के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं। शेख साहब का अपने मखसूस अंदाज़ है जिसको बहुत देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। शेख साहब का क्लिप चलाइएगा। शेख रशीद कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की कि वो सुधर जाएं लेकिन उसने एक ना सुनी और शेख रशीद ने अशरफ गनी को करप्ट भी करार दिया और कहा कि जी करप्ट लोग या तो लूटा हुआ जो पैसा है वो मुल्क से पहले बाहर भेज देते हैं और या फिर सारा जो काला धन है वो साथ लेकर फरार हो जाते हैं और करप्ट लोगों को मुल्क से बाहर फरार होने की जल्दी भी बहुत होती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त। अशरफ गनी करप्ट है और वो मासूम होने का नाटक करता है। कहता है कि जब वो अफगानिस्तान से जा रहा था तो सिर्फ जिस्म पर मौजूद लिबास था वही लेकर गया, जबकि बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट में अशरफ गनी की सादगी का सारा पोल खुल गया, सारा राज। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जी अशरफ गनी जब इतवार को मुल्क से जा रहे थे करीबन 16 करोड़ 90 लाख डॉलर की रकम साथ लेकर गए। अब मुझे वो शेर याद आ गया, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। अब सादगी से मुझे याद है कि अमरीकी सदर भी जितना सादा होने का ढोंग कर रहे हैं वैसे है नहीं। एक रिजल्ट टिप चलाइएगा।
अच्छा, अभी आप जो गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ा क्लियरली जो नफ्सियात को लोग समझते हैं तो बड़ा आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गुफ्तगू कर रहे थे, हारा हुआ बंदा जो अपनी शिकस्त मानना भी चाह रहा है, नहीं भी मानना चाह रहा, जिसमें हिम्मत भी नहीं कि लोगों के सामने मान सके कि किस तरह ज़लालत का इनको सामना करना पड़ा। वो तालिबान जिनको ये यानी ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि उनकी तादाद इतनी कम थी। और आप ये देखें कि तादाद इनकी देखने को कंपैरिजन अगर कर लें और आप देख लें कि क्या कुछ नहीं था, जदीद असलहा, हथियार, सब कुछ था, और उनको कितना ये अपने सामने क्या समझते थे, सारी सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन जैसे एक एक दिन करके, एक एक दिन के वक्फे से किस तरह उन्होंने कामयाबी समेटी अपने नाम की, यकीनी तौर पे तारीख में लिखी जाएगी ये चीज़। अब तमाम लोगों के होश उड़े हुए हैं। भारत अलग बुखलाहट का शिकार है, भारतीय मीडिया तो आपको पता है हमेशा ही बुखलाहट का शिकार रहता है। अच्छा, जो भी चीज़ होती है, जो भी सिचुएशन होती है, भारत उसका मलबा पाकिस्तान पर डालना कभी नहीं भूलता। हर चीज़ का इल्ज़ाम बहतान पाकिस्तान पर लगाता नजर आता है। ये उनकी बुखलाहट का, उनकी कन्फ्यूजन का, उनकी कम अकली का, उनकी बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा सबूत है कि वो हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश करता है, हर चीज़ को पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करता है। और ये जो बाइडन साहब कितनी आसानी से जो सारा मलबा अफगानिस्तान की साबिका हुकूमत पर, अफगान फोर्सेस पर डाल रहे हैं, जबकि अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया। ज़रा वो सुन लीजिएगा कि अमरीकी महकमा खारजा ने तालिबान के काबुल पर कब्जे से एक माह पहले 13 जुलाई को वजारत खारजा को एक मेमो भेजा था, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। यानी क्या बात हुई कि जो बाइडन सब जानते थे, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बड़े घुन्ने बने हुए थे कि पता ही नहीं हमें कुछ, हम बड़े मासूम हैं, बड़े सादे हैं, हमें तो पता नहीं हो क्या रहा है। यानी अमरीका जितना कसूरवार दूसरों को ठहरा रहा है ना, उतना ही अफगानिस्तान में हार का जिम्मेदारी खुद भी है, शायद उससे ज़्यादा। खैर, अब जो भी हो सिचुएशन आपके सामने, तालिबान अमन चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, ख़वातीन के हवाले से बड़ी अच्छी उनकी सोच का उन्होंने इजहार किया कि काम करने वाली ख़वातीन काम कर सकती हैं। और बहुत से लोगों का भी मानना है कि तालिबान में बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा चेंज आया है और शायद प्रैक्टिकली वो साबित करना चाहेंगे। वक्त ने उनको मौका दिया खेलने, कुदरत ने उनको मौका दिया कि वो प्रैक्टिकली दुनिया को बता सकते हैं कि हमारी क्या सोच है, हमारा क्या विज़न है, किस विज़न के साथ हम चलना चाहते हैं, किस तरह हम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अमन का पैगाम हम प्रैक्टिकली देना चाहते हैं। और जो 20 साल आप कह लें कि उन्होंने स्ट्रगल की है, उन्होंने स्ट्रगल से भी बहुत सीखा होगा, अपनी गलतियों से भी सीखा होगा, अपनी कोताहियों से भी सीखा होगा, अपने फ्लॉज को फिक्स करने की कोशिश भी करना चाहते होंगे। बहरहाल अब देखना है कि जिस तरह की भी अब जितने तबसरे हो रहे हैं, इस पे आगे वाले दिनों में होता क्या है, क्योंकि लम्हा बलम्हा ये सिचुएशन आपके सामने आती चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ है कि सच और झूठ में फ़र्क बड़ा वाजे हो गया। इसीलिए अब जो अफ़गान तालिबान है, उन्होंने कह दिया है कि जी हक आ गया है, बातिल मिट गया है, क्योंकि बातिल का जो फरेब है ना, वो हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए अब ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। काबुल में इक़्तिदार की मुंतकिली और हुकूमत बनाने के लिए तालिबान रहनुमा कंधार से काबुल पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आपको मालूम होगा कि सियासी रहनुमाओं से जो मुज़ाकरात हैं, उसके लिए मुल्ला बरादर पहले ही काबुल में मौजूद हैं। अब फ़िलहाल तो तालिबान ने हुकूमत साजी और जो दीगर सियासी अमूर कह लें, उनसे मुतालिक ऐलान नहीं किया है और सिर्फ आलमी बिरादरी से कहा है कि वो तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और मिलकर चलना चाहते हैं। अच्छा, चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सोहेल शाहीन ने कहा कि जी चीन अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत को फ़रोग देने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है, सिचुएशन है, उस पर सबकी नज़र है। सब अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं, कोई भी वहाँ पे खून रेजी नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि अफगान तालिबान और साबिका हुक्मरान तमाम मिल बैठकर एक ऐसा सियासी ढांचा तश्कील दें जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ताकि जो मामलात हैं वो मामूल की जानिब बढ़ें। अच्छा, उन्होंने आइंदा चंद दिनों में हमसाया ममालिक का दौरा करने का इरादा भी जाहिर किया है। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि जी TTP के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना है कि पाकिस्तान के इस मुतालबे पर तालिबान क़यादत मुस्तकबिल में क्या मौक़िफ़ अपनाएगी। और नाज़रीन, आज काबुल से गैर मुल्की मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाज़ है वो इस्लामाबाद भी पहुंची है और परवाज़ से 140 से ज़ायद गैर मुल्की मुसाफिर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी परवाज़ें काबुल में फंसे पाकिस्तानियों और जो दीगर गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान लाने के लिए चलाई जा रही हैं।
अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में आलमी बिरादरी अब क्या सोच रही है, अहम सवाल है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने में ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी मदद कर रहा है, तो मगरबी दुनिया हमारे इस इक़दाम को कैसे देख रही है? जी, मेरे ख्याल में जो इवैक्यूएशंस में हमने रोल अदा किया है वो कर रहे हैं, उसकी काफ़ी अप्रिसिएशन है दुनिया में। यहाँ और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कोई दूसरे सरबराहों ने टेलीफोन किया है शुक्रिया अदा करने के लिए। फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी टेलीफोन आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन रोल है हमारा जो हम अदा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है दुनिया में। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से दुनिया में देखा जा रहा है, कोई तनकीद नहीं की जा रही। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तान और जो दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का इजलास 24 अगस्त को होने जा रहा है। इसमें मुनीर साहब, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी होगी, हिकमत अमली होगी, वो क्या होगी? जी देखें, वो जिनीवा में अब कुछ मुज़ाकरात जारी हैं। पहले तो इस्लामी जो ममालिक हैं उनके दरमियान, और वहाँ जो OIC का जो वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स जो है उसकी सदारत पाकिस्तान का है। तो हमारी वही कोशिश ये होगी कि पहले एक हम इस्लामी दुनिया की एक पोजीशन इस पे बनाएं, और फिर वो पोजीशन पेश होगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। तो आगे देखते हैं, पर इंशाल्लाह एक नतीजा जो निकलेगा वो एक इफेक्टिव होना चाहिए, और जो अफगान मुल्क है और जो लोग हैं अफगान, उनको सबकी मदद करने की ज़रूरत है इस वक्त। तो हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव रोल अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कम्युनिटी एक पॉजिटिव रोल अदा करे इसमें। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना या ना करना पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला होगा। आप क्या समझते हैं कि इस मामले पर पाकिस्तान और चीन आलमी बिरादरी के साथ चलेंगे? जी देखिए, हमारी जो पॉलिसी रही है 2-3 साल से पहले हमने तो ये कहा है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, जो सबको मंजूर हो और इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत हो, और जितनी भी अफगानिस्तान में जो मल्टी एथनिक कंपोजिशन है उनकी उन सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसी से फिर अमन आ सकेगा। तो हमारी भी ख्वाहिश तो यही है कि जो मुज़ाकरात अभी काबुल में जारी हैं उनसे एक अच्छा नतीजा निकलेगा, और इंक्लूसिव हुकूमत होगी जो फिर न सिर्फ पाकिस्तान को पर पूरे खित्ते में उसकी मंजूरी हो सके। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, वैसे कि जो एकदम से ये हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड भी था बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि जी तालिबान की तादाद भी कम है, और ज़ाहिर बात है अगर उस साइड पे देखा जाए इतनी बड़ी तादाद, किस तरह ट्रेनिंग की गई, किस तरह पैसा लगाया गया, इतनी ज़्यादा सरमायाकारी, ये सब कुछ आपके सामने है। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किस तरह इनको फतह मिलेगी, ऐसे कामयाबी समेटेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब इतनी जल्दी उन्होंने किस तरह कामयाबी अपने नाम की। इसको आलमी दुनिया में किस तरह देखा जा रहा है, इंटरनेशनली किस तरह देखा जा रहा है, और आलमी बिरादरी ये जो नई क़यादत आई है तालिबान की हुकूमत की, क्या इसको मौका देगी? क्योंकि जो बरतानवी फ़ौज के सरबराह हैं निक कॉटर, उन्होंने भी कहा है कि जी तालिबान इस बार अपने रवैये में बर्ताव उनको महसूस हो रहा है काफ़ी तब्दीली के साथ। वो कहते हैं ये वापस आए हैं, और तालिबान को अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल मौका और वक्त दिया जाना चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अब तालिबान तो जो उनका नज़रिया है वो तो मुख्तलिफ है जो पहले होता था, माजी में जो होता था।
तो जो उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अश्योरेंसेस दी हैं नेस्टी की और बदला नहीं लेंगे वगैरह और इंसानी हकूक की रिस्पेक्ट के, ये सब पॉजिटिवली देखा रिस्पांस इसका काफ़ी पॉजिटिव दुनिया में। पर अब इस पे वो देखेंगे कि अमल कैसे होता है और फिर इसकी असेसमेंट करेंगे कि जी अमल वो करते हैं और सब में अहम चीज़ कि जो हुकूमत जो निकलती है उसमें कितनी ब्रॉड बेस्ड होगी, कितने सब लोग उसमें शामिल हो सकेंगे और उससे अमन आ सकेगा। तो रिकग्निशन का जो मामला है वो तो अभी थोड़ा दूर है। पहले तो हमने देखना है कि वहाँ मुज़ाकरात के तहत क्या नतीजा निकलता है और फिर एवेल्युएशन के जी उनकी जो अमल क्या होती है, जो ये एश्योरेंसेस उन्होंने दिए हैं उसकी अमल किस तरह से होती है। तो इन दो चीज़ों पर मेरे ख्याल में दुनिया का रिस्पांस इसकी बेसिस पे होगा। अच्छा मुनीर साहब, वक्त और मौके से मुझे याद आया कि अब आपको नहीं लगता कि कुदरत ने तालिबान को भी एक मौका दिया है, वक्त दिया है कि या तो कह सकते हैं कि जी दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो उन्होंने जो 20 साल स्ट्रगल की, 2 डेकेड्स, ये मतलब कम नहीं होता कि उन्होंने अपनी गलतियों से, हर किसी से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, उन्होंने गलतियों से कोताहियों से सीखा और अब वो आगे अमन चाहते हैं, अमन का पैगाम भी दे रहे हैं प्रैक्टिकली। ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से बहुत से लोग इस बात पर उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जी वो ख़वातीन को जिस तरह काम करने की आज़ादी होगी, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा तब्दीली देख सकते हैं, कह सकते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सीखा अपनी गलतियों से या उनको लग रहा है कि वक्त की ज़रूरत है, अहमियत है कि दुनिया के साथ चलना है तो फिर इसी तरह चलना होगा? और इससे क्या हम कह सकते हैं कि कुदरत ने उनको एक मौका दिया है कि उनके बारे में एक जो एक इमेज है दुनिया में वो अब तब्दील हो सकता है, लोग जान सकते हैं कि जी अब उनकी नई सोच क्या है, आया कि ये तब्दीली वाली सोच है या पहले लोग उनको नहीं समझ पाए या अब वो बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं? जी मैं हमारी सबकी तो ये है कि उन्होंने सीखे हैं सबक और इस जो मौके पे उस पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इस तरह से रवैया का एक जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर वगैरह कि उस पे वो अमल कर सकेंगे और उस वजह से फिर उनको उनकी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी और वो अपना मुल्क चला सकेंगे, क्योंकि दुनिया के बगैर एक मुल्क चलाना अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, भारत के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। भारत तो आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है और भारतीय मीडिया आपको पता है तो अब कि उनका भी इस हवाले से भी आप देख रहे होंगे कि जहर उगला जा रहा है वहाँ से कि जी हमने तालिबान को मदद फराहम की कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए। तो भारत की जानिब से मुनीर साहब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ अब यकीनी तौर पर शदीद प्रोपेगेंडे का इम्कान हो सकता है, क्योंकि भारत तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आप कैसे देख रहे हो? अगर प्रोपेगेंडा किया जाता है तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमारी क्या हिकमत अमली होगी? जी देखिए, वो भारत तो अपनी प्रोपेगेंडा वो करता रहेगा, पर उसके प्रोपेगेंडा का एक तो कोई बेसिस नहीं है और दुनिया को वो हमें बताना है और जाहिर करवाना है कि जो कुछ ये वहाँ से जो हमारे खिलाफ वो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है, फॉल्स प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सच नहीं है। तो उसको तो हमने उसके जवाब देने होंगे और एक्सपोज करना होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम्स में। हमने सब उसका सही तरह से हमने उसको रिफ्यूट करना होगा। पर मेरे ख्याल में हमने अपने आप को ये इनकी जो भड़ास है उसमें हमने अपने आप को घुमाना नहीं है। हमने हमारा जो मौजू है, हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको सामने रखना है। हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही थी, जो हिंदुस्तान करवा रहा था दहशतगर्दी हमारे खिलाफ, उसको बंद किया। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स सही रहना चाहिए
और दुनिया से हमने जी। इन मौजू पर, इन ऑब्जेक्टिव्स पे हमने लॉबी करना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, ये अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक इंकशाफ किया है कि जी अमरीकी महकमा खारजा ने तालिबान के काबुल पर कब्जे से 1 महीने पहले 13 जुलाई को वजारत खारजा को एक मेमो भेजा था, जिसमें बाकायदा इस खदशे का इजहार किया गया था कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। यानी जो बाइडन सब कुछ जानते थे, तो सब कुछ जानते थे और फिर अनजान बने रहे। इस पे आपका मैं कॉमेंट चाहूँगी। जी देखें, एक मुनासिब नहीं है कि हम दूसरी कोई हुकूमत की जो एवेल्यूएशंस हैं उस पे हम नुक्ताचीनी करें। अब उन्होंने जो कुछ किया, जो गलतियाँ हुई या नहीं हुई, वो भुगत रहे हैं और उनके ऊपर अंदरूनी जो यहाँ डिबेट चल रहा है वो तो आप जानती हैं। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमने जो हालात जो हैं उसमें हमने एक ह्यूमैनिटेरियन पोजीशन देनी है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देनी है। अफगान जो लोग हैं, जो भी स्ट्रैंडेड हैं, जो निकलना चाहते हैं, उनकी इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, डिप्लोमेटिक कोर जो निकलना चाहता है उसको हम मदद कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान जो वहाँ इंसानी हुकूक की अगर खिलाफ वर्जी होती है तो उसको भी हमने देखना है। तो हमने दुनिया के साथ चलना है और अफ़गानी मुल्क है और अफ़गान नेशन है, उनको हमने मदद करनी है क्योंकि हमारा हमसाया है और पाकिस्तान उनकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो इन चीज़ों पे हमने तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़िम, मुझे ब्रेक पे वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं और आज सदीक हम आमने सामने बैठे हैं। अक्सर ही होता है, मतलब कभी कभी यही मौका मिलता है कि आप सामने ही होते हैं। अच्छा सदीक, आज की बड़ी खबर क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार में? देखिए, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है कि एक तासुर ये मिल रहा है कि एहतसाब का चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया है। सही। और तासुर ये मिल रहा है कि अब वो जो इमरान खान साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे, जिनको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कि वो कहते थे कि एहतसाब होगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, तो एक तासुर ये मिल रहा है कि अब वो उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म भी बात नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जो खबर है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर क्लोज हो गया हो, बल्कि क्योंकि इस वक्त सारा फोकस अगर आप देखें, मीडिया का फोकस देखें या हुकूमती इदारों, सबका इस वक्त फोकस जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है। और अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी है कि वैसे तो हमने ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत अरसे पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और अल्लाह करे कि जल्द हम इस सूरत हाल से निकलें। लेकिन बहरहाल ये कंसर्न था पाकिस्तान का कि हमें पहले से नज़र आ रहा था कि ये कुछ होगा अमेरिका के साथ जो हुआ, और जिस तरह से वो वहाँ से निकले, और फिर ये बहरहाल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनकी एजेंसीज को भी नहीं अंदाज़ा था कि उनकी लाई हुई हुकूमत इतनी जल्दी चली जाएगी। और पाकिस्तान को ये खौफ और ख़तरा था, अभी भी खदशात हैं कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए और इल्ज़ाम ना दिया जाए, इसलिए सारा फोकस वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल कंसर्न हैं, और आप देखेंगी कि जैसे ये थोड़ी सी तवज्जो कम होगी अफगानिस्तान के ऊपर से और थोड़ा सा ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो उसके बाद 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। एक तो सुन के हमारे नाज़रीन के भी वो कान जो है वो थक गए होंगे, जो हम कहते हैं कि 30 एहतसाब अदालतें बना दी गई, 30 एहतसाब अदालतें बना दी गई, लेकिन अब वो सितंबर के अंदर वो बाकायदा तौर पर काम शुरू कर देंगी, क्योंकि पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, फिर ये बजट मुख्तस हुआ, फिर मंजूरी दी गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अदालतें यहाँ बनाई जाएंगी, ये जजेस होंगे, नाम सजेस्ट हो रहे हैं, नाम फाइनल हो जाएंगे, और सितंबर में बाकायदा तौर पर 30 एहतसाब अदालतें काम इस तरह से शुरू कर देंगी कि बाकायदा जजेस बैठ जाएंगे और समातों का आगाज़ हो जाएगा। दूसरा यह है कि हुकूमत जो है वो यही चाह रही है कि कानून साजी इस तरह की जाए कि एहतसाब अदालतों के जो जजेस हैं वो बजाय इसके कि हाई कोर्ट के जजेस उनके नाम सजेस्ट करें सेशन जजेस के, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके साथ कंसल्टेशन की जाए और डायरेक्ट जो है वो जजेस भी लगाए जा सके। यानी जैसे जो अच्छे वकला होते हैं, जो एक क्राइटेरिया उनको हाई कोर्ट का जज लगाया जाता है या नीचे
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लाए जाते हैं। इसी तरह बराह रास्त जो हैं जो अच्छे वकला हैं उनको मुझे साहब अदालत के जजेस लगा दिए जाए और इस तरह से काम जो है वो आगे बढ़े। तीसरे नंबर पे जो काम होने जा रहा है जाहिर है वो जो FIA है उसको बहुत एक्टिव किया हुआ था और FIA के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा केस है वो तो है शहबाज शरीफ साहब का। उस हवाले से भी जो सितंबर है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए स्तंभकर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो कैसर नज़ीर भट्ट साहब हैं जो नए जज हैं जो बैंकिंग कोर्ट के, उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोई तारीख नहीं दी जाएगी और सितंबर में उसके ऊपर फाइनल बहस होगी शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर। इस प्रोग्राम में हम मुसलसल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे हैं कि उनका केस क्या है, फेक अकाउंट्स खोले गए, 25 अरब ट्रांजैक्शंस हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं जो उनके जो बड़े कम तनख्वाहों वाले हैं उनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए, पैसे जमा हुए, बाहर गए, बाहर से पाकिस्तान आए। सलमान शहबाज का किरदार था, सलमान शहबाज पाकिस्तान से फरार हो गए। अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से बार बार पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे। अब वो गए हुए हैं जमानत लेने के लिए, जमानत कबल गिरफ्तारी लेने के लिए। उनको अबूरी जमानत तो दे रखी है कोर्ट ने, लेकिन अब उसके ऊपर फाइनल डिस्कशन होगी और जो जवाब जमा कराया है FIA ने वो बहुत खतरनाक है शहबाज शरीफ के लिए और हमजा शहबाज के लिए, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक बताया है कि हम इनसे ये चीजें पूछ रहे हैं और ये इन 4 चीजों 5 चीजों का जवाब नहीं दे रहे। तो अब फाइनल डिस्कशन होगी और अगर शहबाज शरीफ साहब की जमानत उनको मुस्तरद होती है और अदालत कहती है कि हम आपको जमानत नहीं दे रहे, तो फिर FIA उनको गिरफ्तार कर सकती है और होगी भी सही गिरफ्तारी। उसकी रीजन ये है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ बताने को तैयार नहीं है। पूछा उनसे कुछ जा रहा है, बताते वो कुछ हैं और उनसे पूछा ये जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो बंदा है उसका नाम बताकर कहा गया है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे आए और ये पैसे होते होते आपके अकाउंट में आए, आपके से क्या ताल्लुक है? वो इसके जवाब नहीं देते। उनसे पूछा जा रहा है कि ये फलां अकाउंट जो है इससे पैसे निकलवाए सलमान शहबाज ने, फलां वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी का ये रंग था, वो इस जगह पे गए, इस घर में गए, या उन्होंने वो पैसा फलां के हवाले किया, उसने जाके इस अकाउंट में जमा कराए। इससे ज्यादा सदीक एक अहम सवाल ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो शिकंजा तंग हो जाता है, घेरा तंग हो जाता है, तो फिर इसमें कुछ लोगों को बड़ी खुशी होगी जो कि उनके अपने ही हैं, खून के रिश्ते हैं। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, दुरुस्त निशानदेही की। मरीम साहबा जो हैं वो बहुत खुश होंगी और आप ये भी देखें कि मरीम साहबा इसलिए भी खुश होंगी कि जाहिर है अब आप देखेंगे जब PDM का इजलास हुआ तो शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे और जब शहबाज शरीफ जो है वो मौजूद होते हैं PDM के इजलास में तो फिर आप ऐसा समझें कि हुकूमत जो है वो महफूज हाथों में है। अपोजिशन के तनाजुर में बात कर रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 5 साल मुकम्मल हों। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। और इसी के साथ नाज़ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए राशिद मिन्हास की 50वीं बरसी पर हमारा सेगमेंट मत समझो हमने बुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।